हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, कॉजेज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट और मेजर्स टू करेक्ट दीज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। लास्ट के दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो कि करंट अकाउंट में जाते हैं, ऐसे कौन से आइटम्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, कौन से आइटम्स क्रेडिट या डेबिट होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक अकाउंट है जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंडर जनरलाइज किया जाता है, मतलब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड होता है। अब क्या होता है, थ्योरी के हिसाब से जितना क्रेडिट हो रहा है उतना ही डेबिट होना चाहिए, जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। मतलब जितनी वैल्यू एक्सपोर्ट हो रही है उतनी ही वैल्यू इंपोर्ट होगी और जितनी इंपोर्ट हो रही है उतनी ही वैल्यू एक्सपोर्ट होगा। दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों ही क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। पर प्रैक्टिकली देखा जाए इट इज़ नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं सरप्लस होता है, कभी ना कभी डेफिसिट होता है। इस सरप्लस और डेफिसिट जो होता है, जो अनस्टेबिलिटी आती है, उसको कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। अब स्टेटमेंट फॉर्म में डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? अ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री में अपीयर ईदर एज सरप्लस, या तो वो सरप्लस होगा या तो वो डेफिसिट होगा। सरप्लस का दूसरा टर्म कहते हैं उसको फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, और डेफिसिट को कहते हैं अनफेवरेबल या एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत कब आती है? जब डेफिसिट होता है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट योर डिफिकल्टी इन इकोनॉमी। अब कॉजेज क्या है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में? एडवर्स क्यों होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, किस किस वजह से होता है? इन सब वजह से होता है। डिस्कस करते हैं। पहला है आपका फॉल इन फॉरेन डिमांड। फॉल इन फॉरेन डिमांड का मतलब है फॉरेन कंट्रीज से जो डिमांड आती थी हमारी कंट्री पे चीज़ों को लेकर, उनके टेस्ट के चेंज होने की वजह से या उनका इनकम कम हो गया, उसके वजह से उन्होंने डिमांड करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो है हमको एक्सपोर्ट करना कम करना पड़ेगा। चेंज इन टेस्ट एंड फैशन ऑफ फॉरेन कंज्यूमर। फॉरेन कंज्यूमर्स के टेस्ट या प्रेफरेंसेस में चेंज आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड करना बंद कर दिया है। लोअर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अदर कंट्री। अब दूसरी जो कंट्रीज़ है वो और कम और सस्ते दाम पे उन कंट्रीज़ को प्रोडक्ट अपना सेल कर रही है। और फॉल इन इनकम। फॉल इन इनकम मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के कंज्यूमर्स के इनकम में रिड्यूस हो जाना, जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड में रिड्यूस कर दिया। इसकी वजह से हम लोग का क्या हो गया? एक्सपोर्ट जो है रिड्यूस हो गया। एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है? योर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रिवेल हो गया। दूसरा है आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन प्रिवेल कर रहा है। इन्फ्लेशन प्रिवेल करने का मतलब क्या है? महंगाई आ गई। इसका मतलब जो हमारे सर्कुलर फ्लो है उसमें मनी जो है ज़्यादा फ्लो कर रही है, ठीक है। अब मनी ज़्यादा फ्लो कर रही है मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा, वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस रेट और हाई हो रहा है। प्राइस रेट हाई हो रहा है मतलब डोमेस्टिक प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सपोर्ट्स में रिडक्शन हो जाता है। इम्पोर्ट्स, क्योंकि लोग डिमांड करने लगे हैं, लोगों के पास पैसे हैं इस टाइम इन्फ्लेशन के टाइम, तो इम्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हो गया है और एक्सपोर्ट्स जो है कम हो गया, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो रहा है। अब तीसरा है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स क्या होता है? जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, वो इनिशियल स्टेज में अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे खर्चे करते हैं, जैसे कि बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाना, इक्विपमेंट्स मंगवाना, टेक्नोलॉजी मंगवाना, लेबर मंगवाना, बहुत सारे खर्चे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही एक्सपोर्ट्स पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका इंपोर्ट तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे उस हिसाब से, जिसकी वजह से क्या हो गया? एक्सपोर्ट्स के रिडक्शन की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डिसइक्विलिब्रियम हो गया। चौथा है आपका इंक्रीज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। कॉस्ट स्ट्रक्चर राइजेस, किस लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर राइज करते हैं? ड्यू टू हायर वेजेस। हायर वेजेस, लेबर्स को ज़्यादा पे करना पड़ा। हायर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होगा उसका बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा। हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो गया है? एक्सपोर्ट्स में रिडक्शन हो गया और इम्पोर्ट्स हम लोग ज़्यादा करने लग गए। अब दूसरे कंट्री से, फॉरेन कंट्री से हम लोग बाहर कंट्री से इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है डिसइक्विलिब्रियम प्रिवेल करेगा, ठीक है।
पांचवा है आपका डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई मतलब हम लोग सप्लाई क्यों नहीं कर पाए, सप्लाई में रिडक्शन क्यों आ गया है, किस किस वजह से आया। पहले तो या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में फॉल आ गया है, मतलब कि नेचुरल कलामिटीज़ के वजह से या मैनमेड कलामिटीज़ के वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस साल काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हमारा जो है एक्सपोर्ट में रिडक्शन आ गया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कैसे रिडक्शन आते हैं, जैसे कि स्ट्राइक्स कर दिया, अब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है, आउटपुट निकला ही नहीं, उसके वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स में रिडक्शन आ गया है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन क्या होगा, बाहर भी हम लोग रॉ मटेरियल जो सेंड करते हैं वो नहीं सेंड कर पा रहे, इसके वजह से एक्सपोर्ट्स क्या फॉल हो गई है, रिड्यूस हो गए। इसकी वजह से इंपोर्ट कंपेरेटिवली इंपोर्ट्स जो है हायर हो गया और एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो गए, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम प्रिवेल हो गया। छठा क्या, सिक्स्थ क्या, एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में एप्रिसिएशन होना मतलब क्या है, increase in the external value of the currency. External value of the currency, what do you mean by external value of the currency? In the sense कि जो हमारे डोमेस्टिक करेंसी है उसको जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक फॉरेन की करेंसी से कंपेयर करके जो एक्सप्रेस करते हैं वो वैल्यू जो होती है उस वैल्यू को कहते हैं एक्सटर्नल वैल्यू। फॉर एग्जांपल आज के डेट पे अगर हम लोग बोलेंगे $1 की जो वैल्यू है वो 74 रुपीज़ है, वो जो 74 रुपीज़ एक्सप्रेस किया, ये 74 रुपीज़ की वैल्यू $1 है, तो वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उस वैल्यू को कहेंगे एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। समझ में आया। अब जो है एक्सटर्नल वैल्यू इंक्रीज होगी करेंसी की, जिसकी वजह से हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, इनफ्लो है, वो चीपर हो जाएगा, और एक्सपोर्ट्स जो हम लोग बाहर भेजेंगे वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिसकी वजह से बिकॉज इम्पोर्ट्स चीप हो गए तो इम्पोर्ट्स क्या हुआ, हाई हो गए, और एक्सपोर्ट्स जो है एक्सपेंसिव हो गया, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में रिडक्शन आ गया, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम प्रिवेल हो गया। ठीक है, समझ में आया इतना। सेवेंथ है पॉइंट आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत ही फेमस इफेक्ट है और बहुत ही ईजी है। इसमें क्या होता है, शो ऑफ करने को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि मेरे पास मेरे पड़ोसी के पास ऑडी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी खरीदूंगा, भले मुझे लोन लेना पड़े पर मैं लूँगा। उसके पास डायमंड है तो मेरे पास भी होना चाहिए। मतलब लोगों को देखकर बोलते नहीं है वी लिव इन अ सोसाइटी टू इम्प्रेस, तो शो ऑफ करने को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, बाहर से जो इम्पोर्ट होती है, इम्पोर्टेड चॉकलेट, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो आ रही है, जो इम्पोर्ट्स हो रही है, जितने भी लग्जरियस प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट हो रहे हैं, लग्जरियस प्रोडक्ट्स अदर हाई एंड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इम्पोर्ट्स बहुत हाई होती है बिकॉज ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट्स। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अनफेवरेबल हो गया। इतना समझ में आया आपको? इतना आपको 7 पॉइंट समझ में आए? आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पॉइंट है आपका पॉपुलेशन प्रेशर। अब जब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही रैपिड वे में, बहुत कम टाइम में पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब उनका कंजम्पशन भी इंक्रीज़ कर रहा है, और कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रहा है तो उनका डिमांड भी बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग को इम्पोर्ट भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब इम्पोर्ट इंक्रीज़ करेंगे एक्सपोर्ट्स जो है रिलेटिवली रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इट विल कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। 9 पॉइंट है पॉलिटिकल फैक्टर। अब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम कॉज होता है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल टर्मोइल, वो पॉलिटिकल फैक्टर के अंडर आता है। लास्ट टॉपिक है आपका मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऐसे कौन से मेजर्स है जो कि अपनाती है गवर्नमेंट जिसके वजह से डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट किया जा सकता है? पहला है आपका डेप्रिसिएशन। So what do you mean by depreciation? Depreciation of a currency means rise in the price of foreign currency and fall in the price of domestic currency. मतलब जहाँ हम लोग $1 का पहले 50 रुपीज़ देते थे, अब बिकॉज डेप्रिसिएशन की वजह से जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी के रेट जो है वो फॉल होने की वजह से अब हम लोग को क्या है, $1 का 60 रुपीज़ देना पड़ेगा। पहले जहाँ हम लोग 50 रुपीज़ देते थे, अब डेप्रिसिएशन की वजह से जो फॉरेन करेंसी की जो प्राइस रेट है वो हाई हो गई है, तो अब $1 का हम लोग को 60 रुपीज़ देना पड़ेगा।
जिसकी वजह से क्या होगा, इम्पोर्ट्स जो है वो महंगे हो जाएंगे, कॉस्टलियर हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पोर्ट्स रिड्यूस या इम्पोर्ट्स फॉल हो जाएगा। एज एक्सपोर्टर्स आर अर्निंग मोर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा और एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइस जो है वो हम लोग को अब ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो इम्पोर्ट्स जो है क्योंकि हम लोग को ज़्यादा देना पड़ रहा है तो इम्पोर्ट्स हम लोग के कॉस्टलियर हो जाएगा, मतलब और महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग इम्पोर्ट्स जो है कम कर देंगे करना, और जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं डोमेस्टिक करेंसी के डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में। तो अब क्या होगा, वो एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट चीप हो गए इसलिए एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स जो है राइज हो गए, समझ में आया। अब फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर ये डेप्रिसिएशन करते हैं। फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं, फॉरेन मार्केट्स होते हैं, एक्सचेंज मार्केट, उसमें ये रेट डिसाइड किए जाते हैं किस पैरामीटर के अंडर, आपके डिमांड और सप्लाई के पैरामीटर के अंडर ये एक्सचेंज रेट डिसाइड किए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वो होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। डीवैल्यूएशन सेम एज डिप्रिसिएशन होता है, फ़र्क सिर्फ इतना रहता है यहाँ पे गवर्नमेंट डिप्रिसिएशन में गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंटरवेंट नहीं करती है, और डीवैल्यूएशन में स्ट्रिक्टली ये गवर्नमेंट ही बताती है कि एक्सचेंज रेट क्या रहेगा। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चलता है कि एक्सचेंज रेट जो है फिक्स रहता है, गवर्नमेंट बताती है कि यही एक्सचेंज रेट चलेगा और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कैसे इसको ऊपर या नीचे किया जाए, ठीक है। सेम एज डेप्रिसिएशन होता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जहाँ पे हम लोग $1 का पहले 50 रुपये देते थे, हमारी डोमेस्टिक करेंसी के फॉल होने की वजह से अब हम लोग $1 का 60 रुपीज़ देंगे। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर आता है आपका डेप्रिसिएशन, और डिवैल्यूएशन आपका फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करती है। थर्ड क्या है, इम्पोर्ट कंट्रोल। इम्पोर्ट कंट्रोल का मतलब कोटास एंड टेरिफ्स के थ्रू क्या किया जाता है, इम्पोर्ट्स में क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है कि मतलब 1000 यूनिट के बाद और आइटम्स और प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, उसको कहते हैं इम्पोर्ट कंट्रोल। फोर्थ है आपका एक्सपोर्ट कंट्रोल। एक्सपोर्ट प्रमोशंस, एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब है कि एक्सपोर्ट्स में एक पुश या एक्सपोर्ट को एनकरेज कैसे किया जाए, कैसे करते एक्सपोर्ट के एनकरेज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में रिडक्शन करके, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके, कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करके, और कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, एक्सपोर्ट गुड्स होते हैं जिनको टैक्सेस से हटा दिया जाता है, उस तरीके से एक्सपोर्ट्स में पुश मिलता है, एक्सपोर्ट्स और बढ़ता है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशंस। एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें इंपोर्ट की जाती है जो कि ज़रूरत नहीं होती, नेसेसिटी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट फॉर टाइमिंग क्या करती है, उस इंपोर्ट पे चेक लगा देती है, रोक लगा देती है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि बाहर से जो हम लोग सामान ला रहे हैं, अब उसी को हम लोग अपने घर पे अपने डोमेस्टिकली उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट्स जस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड टू योर सेल्फ रिलायंस होना, कि बाहर से जो सामान आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हम लोग अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भी तो कर सकते हैं, उसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना। सेवेंथ है आपका मॉनेटरी पॉलिसीज़। अब मॉनेटरी पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट ऐसे फॉर्मुलेट करती है कि कि किस हिसाब से डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट किया जा सके। कैसे करेक्ट करेगी, एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करके। अब एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस किस हिसाब से करेगी, इन्वेस्टमेंट्स को कम कर देते हैं, ठीक है, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, जिसके वजह से इनकम में एक रिडक्शन आ जाता है। इनकम में रिडक्शन आने का मतलब है लोग फिर एक्सपेंसेस कम करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, तो जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम भी कम होगा, इनकम कम होगा, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन भी कम होगा, जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स जो है वो कम होगा। एथ है आपका फिजिकल पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्टिव फिजिकल पॉलिसीज अपनाती है। इसमें क्या होता है, टैक्सेस को इंक्रीज कर देता है। टैक्सेस को इंक्रीज करने का मतलब है कि लोगों के, अब लोग ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, इसका मतलब कंजम्पशन जो है लोगों का वो कम होने लगेगा, एक्सपेंसेस कम होने लगेगा, इसके वजह से वो डिमांड कम करने लगेंगे, डिमांड कम करने लगेंगे तो इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। समझ में आया। अब कैपिटल इंपोर्ट लास्ट पॉइंट है और
बहुत छोटा सा बोर्ड है, नो। तो लास्ट पॉइंट कैपिटल इंपोर्ट है। कैपिटल इंपोर्ट का मतलब है कि डोमेस्टिक जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो दूसरे फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट से बोरोइंग्स करती है, वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग्स करना, IMF से बोरोइंग्स करना, जिससे डिसइक्विलिब्रियम को वो करेक्ट कर सके, इसलिए वो बोरोइंग्स करती है गवर्नमेंट। अब ये सिर्फ शॉर्ट रन के लिए किया जाता है। तो ये समझ में आया मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, कौन कौन से ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट लेती है जिससे हम लोग के डिसइक्विलिब्रियम को वाइप ऑफ किया जा सके। तो बस आज का ये पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ, और बाकी के 2 जो पार्ट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं लिख दूँगी, दे दूँगी। आप प्लीज़ वहाँ जाके इसके पहले के चैप्टर्स के पहले के टॉपिक्स ज़रूर देख लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय, थैंक यू।